नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जिस दिन जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, उसी दिन सोशल मीडिया पर लगभग 50 नाम ऐसे तैर रहे थे जो ये मानकर चला जा रहा था कि इनमें से ही कोई उपराष्ट्रपति होगा। हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से एक अपना नाम सजेस्ट कर रहा था और इस तरीके से सजेस्ट कर रहा था जैसे वो एक्सपर्ट है और उसे पता है बस यही बनने वाले हैं जी। आचार्य देवव्रत का नाम लिया गया कि भैया एक जाट गया है तो उसकी जगह एक जाट आएगा। आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, बहुत उनका एक तरीके से अनुभव भी है, राज्यपाल हैं लगभग 10-11 साल से। उसके बाद थावरचंद गहलोत का नाम लिया गया, वीके सक्सेना, मनोज सिन्हा पे तो बहुत सा ऐसा वर्ग था जो ये मान के चला था भैया यही बनने हैं, क्योंकि वो एलजी हैं और उनका जो टर्म है वो रिन्यू नहीं हुआ है, मोदी जी ने बुला लिया है, अब तो यही बनने वाले हैं। आनंदीबेन पटेल का नाम लिया गया, भैया गुजरात से आते हैं, मोदी जी के राजनीतिक रूप से करीबी हैं, उन्हें बनाया जा सकता है। शशि थरूर भी रेस में आ गए थे। बहुत लोगों ने तो मेनका गांधी का नाम ले दिया कि भैया मेनका गांधी को बनाया जा सकता है। तो एक बड़ी लिस्ट थी, लेकिन जो ये जोड़ी है ना, इसको आप डिकोड नहीं कर सकते। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, उनका एक फंडा है, पहले आप अपने सारे पत्ते खोल लो, अपने सारे घोड़े खोल लो। वो जब देख लेंगे कि भैया तुम्हारे मन में क्या क्या चल रहा है, तब जाकर वो अपनी बात को रखेंगे। और जो ये सीक्रेसी है ना इस सरकार के अंदर, वो इस हद तक है, खुफिया विभाग में भी जानकारी लीक हो जाती है, भैया जासूस वासूस लगे रहते हैं। यहां से कोई जानकारी लीक नहीं होती, और ये हर बार दिखाई दे रहा है। बहुत से चैनलों ने, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि शो करते हैं कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। मैंने कहा भैया हाथ जोड़ता हूं, मेरे बस की तो है नहीं ये स्पेकुलेट करना कि कौन है कौन नहीं है। जब होगा तो आप देख लीजिएगा। अब खैर सीपी राधाकृष्णन जी का नाम आया है, दक्षिण भारत से आते हैं, फिलहाल महाराष्ट्र के गवर्नर है, तमिलनाडु से आते हैं, 16 साल की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। जो संघ का एक एप्रीहेंशन था, जो कि उनका कंसर्न था कि ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो पार्टी की आइडियोलॉजी वर्किंग को समझता हो, आयातित कैंडिडेट ना हो। और 2024 के बाद तो ये बहुत हद तक तय हो गया था कि अब वही व्यक्ति यहां चलेगा, या कम से कम उसे ही बड़ा पद मिलेगा, जो एक तरीके से समय दिया हो, संघ की विचारधारा को समझता हो, पार्टी को समझता हो, वर्किंग को समझता हो। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो नुकसान हुआ, संघ ने एक कंडीशन भी रखी बीजेपी के सामने। जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव हुए, हम फुल फ्लेजेड आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन अब जो ये बाहर से भरा जा रहा है ना माल, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। और उसके बाद धनखड़ जी का जो फियास्को हो गया, उसके बाद तो भैया ये तय ही हो गया, और बाहर वालों के लिए दरवाजे बहुत हद तक एक तरीके से मुश्किल हो गई है एंट्री। क्योंकि धनखड़ साहब भी बहुत घाट घाट का पानी पीकर यहां पर आए थे। अब क्योंकि उन्होंने बंगाल में कुछ किया तो इसलिए उन्हें मौका भी मिल गया। लेकिन फिर वो ये मानने लगे कि हाँ मैं सही में उपराष्ट्रपति हूं। भैया उपराष्ट्रपति हायरार्की में दूसरा होता है, लेकिन पावर में उसका नंबर बहुत ज्यादा आगे नहीं है। लेकिन वो ये मानने लगे कि नहीं भैया मैं तो नंबर 2 हूं। अब दिक्कत हुई, इसलिए जो बाकी सब भी नाम थे आचार्य देवव्रत को छोड़कर, तो बहुत ज्यादा आपको उस तरीके से संघ का बैकग्राउंड या कमिटेड या उस तरीके से आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देंगे। तो इसलिए अब फिर वही एक अपीजमेंट वाली बात आ जाती, भाई जाट को हटाया, जाट को लगाया, तो वो वाली स्थिति आ जाती। तो इसलिए शायद, और दक्षिण भारत में बीजेपी चाहती है कि हमारा एक तरीके से एंट्री हो, मतलब उसे और ज्यादा सशक्त किया जाए, बढ़ाया जाए। और रिप्रेजेंटेशन नहीं था दक्षिण भारत से इस सरकार के अंदर। वेंकैया नायडू के बाद ठीक है, जयशंकर आते हैं, निर्मला सीतारमन आते हैं, लेकिन जो हाई पोजीशंस हैं, टॉप की पोजीशंस हैं, उन पे नहीं है कोई दक्षिण भारत से। तो सीपी राधाकृष्णन जी का नाम, पहले एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए हैं, अब सीपी राधाकृष्णन जी हैं, उन्हें वो मौका वहां पे दिया जा रहा है। इससे पहले झारखंड के गवर्नर रहे हैं। जब वो झारखंड के गवर्नर थे, उसी दौरान हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। अब महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, तमिलनाडु की गोंडर कम्युनिटी से आते हैं। एक प्रबुद्ध कम्युनिटी है तमिलनाडु की, जैसे रेड्डीज हैं आंध्र प्रदेश में, आपको यादव मिल जाएंगे, जाट मिल जाएंगे, या आप राजस्थान में चले जाएंगे राजपूत हो जाएंगे, गुजर हैं। तो ये प्रोमिनेंट कम्युनिटीज हैं, हर राज्य में आपको कोई ना कोई एक वर्ग मिल जाएगा।
और क्योंकि आपको तमिलनाडु में, दक्षिण में एक मैसेज देना है, तो उस तरीके से इनको आगे रखा गया। इससे पहले वो 4 चुनाव लड़ चुके हैं। 98, 99 में कोयम्बटूर की सीट से वो जीत कर आए। अब तमिलनाडु में अगर कोई व्यक्ति 2-2 चुनाव जीत रहा है, 14 और 19 का चुनाव भी वो सबसे कम मार्जिन से हारने वाले कैंडिडेट थे तमिलनाडु के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि उनका एक तरीके से होल्ड छूट गया, 3.5-4 लाख के लगभग उन्हें वोट आए भी थे। तो मतलब एक तरीके से उन्हें कहा जाता है कि वो तमिलनाडु के मोदी हैं बीजेपी के लिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति करते थे, एग्रेसिव फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स जो उनकी थी गुजरात के अंदर, उसके रिजल्ट आपको दिखाई दिए। वही एग्रेसिव फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, ये वो वहां करते थे। लेकिन इनके लिए एक और खास बात थी कि जो विपक्ष है वो भी कहता है कि एक साफ छवि के व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि भैया बीजेपी ने चुन लिया है तो मैं ये बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा। आप तमिलनाडु में जाएंगे, वहां की पॉलिटिक्स में अगर किसी से भी बात करेंगे जो उसकी जानकारी रखता है, तो कहेंगे कि अपेक्षाकृत बहुत साफ छवि है इनकी। और इनके लिए कहा जाता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कहा जाता था कि भैया ये एक सही आदमी गलत पार्टी के अंदर है, मतलब तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में। तो पॉलिटिक्स, फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स मोदी वाली है, लेकिन छवि जो है वो उनकी अटल बिहारी जैसी है। तो एक कॉम्बिनेशन उस तरह का वहां की पॉलिटिक्स में बनता था इनके लिए। अब क्योंकि एज हो गई है, ट्रांजिशन हो गया, अब अन्नामलाई जैसे लोग आ गए हैं, तो बहुत स्कोप अब उस पॉलिटिक्स में उनके लिए नहीं था। और आपको वहां से रिप्रेजेंटेशन देना था, आप उन्हें लेकर उपराष्ट्रपति के पद पर लेकर आते। अब मजा आएगा कहां? अब मजा आएगा राज्यसभा के अंदर। और इसमें एक और चीज है, क्योंकि दक्षिण से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, 785 का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें लगभग 425 के आसपास एनडीए के पास है, 312 के आसपास विपक्ष के पास है, और 20-25 के आसपास ऐसे हैं जो अभी अनडिसाइडेड है, वाईएसआरसीपी है, बीजेडी है। तो वो किधर जाएंगे आपको पता है, वो ऐसे में और कहां कहां जाते आए हैं वो भी अब सत्ता पक्ष के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो दुविधा है वो डीएमके के लिए है। वो ये दुविधा ये है कि अब वोट करें या ना करें। अगर इनके खिलाफ वोट करते हैं तो तमिलनाडु में मैसेज जाएगा कि भैया हमारे यहां से एक व्यक्ति रिप्रेजेंटेशन जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, टॉप पोजीशन पे जा रहा है, और आप उन्हें वोट नहीं कर रहे हैं। और वोट करते हैं तो विपक्षी एकता कहां चली जाती है, और एब्सटेन करते हैं तो भी डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है। तो डीएमके के लिए स्थिति थोड़ी सी मुश्किल है राजनीतिक रूप से। कारण है, जब पिछली बार प्रतिभा सिंह पाटिल का नाम आता है कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति के लिए, तो एनडीए का पार्ट होते हुए भी शिवसेना प्रतिभा पाटिल को वोट करती है, क्योंकि वो महाराष्ट्र से आते हैं। फिर वहां रीजनल जो एक आइडेंटिटी है वो सामने आ जाती है। तो वही डीएमके के साथ होने वाला है। और दक्षिण की भी कई पार्टियां हैं ऐसी होंगी, और तमिलनाडु की ही कई ऐसी पार्टियां होंगी छोटी छोटी, ये तो हम डीएमके की बात कर रहे हैं, तो जिनके लिए जरूरी है ये दिखाना कि भैया हम इनके साथ खड़े हैं। उसके अलावा जो विपक्ष है उसके लिए भी अब वो भी अपना कैंडिडेट देगा। अब मैच यहां इंटरेस्टिंग ऐसे हो सकता है, जो विपक्ष है अगर वो बिहार से कोई एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट या बैकवर्ड जो सेक्शन है वहां से अगर वो कोई कैंडिडेट दे देता है तो चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। देखिए उपराष्ट्रपति तो बन गए हैं, आप ये मानिए, क्योंकि चुनाव में जिस तरीके से बहुमत है सरकार के पास उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो बिहार से कोई कैंडिडेट दे देते हैं जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी से आता है तो थोड़ी असहज स्थिति हो जाएगी। तो जेडीयू कहां जाएगी, तो मांझी साहब कहां जाएंगे, फिर वो बिहार पे वोट करेंगे कि दक्षिण पे करेंगे। चुनाव वैसे आने वाला है तो वो ऑप्टिक्स खराब हो जाएगा। अगर विपक्ष कुछ खेल कर सकता है, भाई एक आध दिन की कोई न्यूज बना सकता है और बिहार में कुछ थोड़ा सा कर सकता है, तो वो बिहार से कोई कैंडिडेट दे, ये संभावना बन सकती है। तब जाकर तो मैच थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि मजा आएगा, देखने लायक हो जाएगा। वरना तो ठीक है, 9 तारीख को रिजल्ट आना है और जो आज ही पता है उस दिन बस घोषणा होनी है, तो हो ही जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो सबसे ज्यादा मजा आने वाला है वो आने वाला है राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा में जो नेता विपक्ष हैं वो तो राहुल गांधी है, लेकिन पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राज्यसभा में तो वही विपक्ष है। अब वो कई बार कहते हैं अरे साहब मुझे भाषा में दिक्कत है, वो दक्षिण भारत की बात करते हैं कि मैं उत्तर भारत में आ गया, मुझे भाषा की कंस्ट्रेंट है, मैं इसलिए नहीं बोल पाता, इसलिए गलतियां हो जाती हैं। तो राधा कृष्णन जी होंगे सुधारने के लिए।
और कांग्रेस जिस तरीके से दक्षिण में अपना एक तरीके से वर्चस्व बनाई हुई है बीजेपी के अगेंस्ट, क्योंकि उत्तर भारत में अगर 24 को छोड़ दिया जाए तो लगभग एक सैचुरेशन बीजेपी के लिए भी आ गया था, और एक हो गया था कि दक्षिण में कांग्रेस मजबूत है और उत्तर में बीजेपी थोड़ी सी बेहतर है। तो दक्षिण में भी अब वो सेंध लगाने का प्रयास बीजेपी कर रही है। तो संघ के बैकग्राउंड का व्यक्ति, दक्षिण से आने वाला व्यक्ति, और ये सबको देखते हुए चीजें इंटरेस्टिंग। अब लोग कहेंगे कि भैया बीजेपी ने कैंडिडेट चुन लिया है तो आप उनके लिए अच्छे अच्छे बात कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी हाथ जला चुकी है, बहुत डेलिब्रेशन के बाद, सोच के बाद उस तरीके से वो नाम लाया गया। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, स्वयंसेवक है, दक्षिण से आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव है, तो और क्या चाहिए एक पार्टी को। तो उन्हीं चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। बाकी आगे क्या होता है वो तो समय बताएगा, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है। लेकिन विपक्ष के लिए कहीं छोटा सा एक मौका है, तो वो ये है कि वो बिहार से लाकर अगर कोई कैंडिडेट ला देता है, बैकवर्ड कम्युनिटी से लाकर मैसेजिंग के लिए, तो चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बाकी एनडीए ऑलरेडी अप्रूव कर चुका है कि जो मोदी जी कहेंगे, जो नड्डा साहब कहेंगे, और नड्डा साहब तो लगभग अपरिहार्य से हो चुके हैं हर चीज में, मतलब माफ कीजिएगा लेकिन आलू होता है ना, जैसे हर सब्जी में चल जाता है, नड्डा साहब कुछ वैसे हो गए कि उसके बिना कोई सब्जी बन ही नहीं पा रही है। तो खैर, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने ही निश्चित तौर पर ये नाम सजेस्ट किया, चुना, और उनकी तरफ से नाम रखा गया। अब 19 तारीख को यानी कि कल एनडीए की बैठक होनी है, वहां नाम रखा जाएगा, वहां प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, 21 तारीख को नॉमिनेशन हो जाएगा। अब विपक्ष के पास भी 2-3 दिन ही बचे हैं, और विपक्ष इस इंतजार में था कि भैया कि क्या नाम आएगा, उसके बाद हम बताएंगे। अब विपक्ष इकट्ठा होगा, कितना नहीं हो पाएगा, इस पे भी सवाल है। पहले तो भैया बिहार से कौन आएगा, उससे पहले तो विपक्ष इकट्ठा हो जाए, क्योंकि राहुल गांधी यात्रा में लगे हुए हैं, हर कोई अपने अपनी एरिया में बिजी है। तो वो विपक्षी एकता, पहले तो विपक्षी एकता दिखेगी, उस पर संशय है। फिर उसके बाद एक बेहतर कैंडिडेट लाया जाएगा, कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट लाया जाएगा, ये देखना होगा। ये लिटमस टेस्ट विपक्ष का भी है कि विपक्षी एकता बनेगी या नहीं बनेगी, ये भी देखना है। तो अभी चुनाव तो निश्चित है कौन जीत रहा है, लेकिन अभी जो खेल है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगर विपक्ष चाहे तो। खैर, जो भी डेवलपमेंट इसके ऊपर होगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।